93 बिलियन लाइट ईयर्स के आगे क्या है? क्या हो अगर 93 बिलियन लाइट ईयर्स का ये ब्रह्मांड सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े जितना बड़ा हो, इसके नेक्स्ट लेवल बड़े ब्रह्मांड के सामने, और हमारे ब्रह्मांड का हर एक एटम एक सोलर सिस्टम हो। आखिर ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? धर्म ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये वाकई अनंत है? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड का विस्तार। दोस्तों 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक के ब्रह्मांड को तो हम सभी जानते हैं, पर उसके आगे की अभी तक कोई कल्पना भी नहीं कर पाया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसी थ्योरी देखेंगे जो हमें एक नए ही आयाम में सोचने पर मजबूर कर देगी, जो सबके होश उड़ा देने वाली है, जिसके सामने 93 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी भी कुछ नहीं लगती। तो वो क्या है? उस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले अभी तक के नॉन यूनिवर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे जीनियस साइंटिस्ट द्वारा 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक के ब्रह्मांड को खोजा जा चुका है। अगर आपको नहीं पता कि ये कितना है तो आपको बता दूं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, और इस गति पर एक दिन, हफ्ते, महीने या साल नहीं बल्कि पूरे 93 अरब सालों में जितनी दूरी तय होती है, इतनी दूरी तक का ब्रह्मांड अभी तक खोजा जा चुका है, जिसे साइंस की भाषा में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन इसके आगे क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन आज मैं एक ऐसी थ्योरी लेकर आया हूँ जो इसे वास्तव में इससे कई गुना बड़ा और जटिल बताती है, और हमारे दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख देगी। अब शुरू करते हैं वो थ्योरी जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स के आगे का एक अंदाजा हमें देती है। दोस्तों, सबसे पहले इमेजिन करो कि ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक छोटी सी वस्तु है, जैसे कोई पत्थर, ईंट या लकड़ी का टुकड़ा आदि। और वो छोटी सी वस्तु जिसे हमने 93 बिलियन लाइट ईयर्स का ब्रह्मांड माना है, उससे नेक्स्ट लेवल बड़े ब्रह्मांड की खरबों गैलेक्सीज में से किसी एक गैलेक्सी के किसी एक सौर मंडल के किसी ग्रह में रखी हुई है। आसान शब्दों में कहूँ तो जितना बड़ा ब्रह्मांड अभी तक हमने खोजा है, वह सिर्फ इससे नेक्स्ट लेवल बड़े ब्रह्मांड के अंदर रखा हुआ एक पत्थर हो, और वो नेक्स्ट लेवल का ब्रह्मांड भी सिर्फ एक ऐसी ही छोटी सी वस्तु है, उससे एक लेवल बड़े ब्रह्मांड के सामने, और ऐसा भी इनफाइनाइट बड़े से बड़े लेवल तक हो। दूसरी तरफ कल्पना करो कि अभी जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, उसकी हर एक वस्तु अपने आप में एक ब्रह्मांड हो, और उस वस्तु का हर एक एटम एक सौर मंडल हो, जिसमें बहुत छोटे रूप में जीवन पनप रहा हो, और इसी तरह इनफाइनाइट छोटे से छोटे लेवल तक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड हो। वैसे भी हमारा सौर मंडल किसी एटम जैसा ही लगता है, जिसमें सूर्य न्यूक्लियर है और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह इलेक्ट्रॉन्स की तरह। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस एक के अंदर एक हो सकते हैं जो कहीं खत्म ही नहीं होते हो। तो फिर आखिर हम कैसे समझे कि यह ब्रह्मांड कहाँ जाकर खत्म होता है? इसके लिए हमें किसी और ही आयाम में जाना पड़ेगा। कौन सा आयाम अभी यह कोई नहीं जानता, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जब मनुष्य बहुत कम बुद्धिमान था, तब वह पृथ्वी को गोल नहीं बल्कि फ्लैट समझता था, और सोचता था कि आखिर इसका छोर कहाँ और कैसा होगा। लेकिन जब से यह समझ आ गया कि यह गोल है, तब से हमारी सोच एक अलग ही दिशा में चले गई। अगर हम जमीन पर चलते हुए इसका किनारा ढूंढने निकलते तो इसके छोर का कभी पता नहीं कर पाते। लेकिन जब हम विकसित हुए और उड़कर अंतरिक्ष में गए, तो हम ये समझ गए कि इसका तो कोई छोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। एक और एग्जाम्पल हम क्यूब का लेते हैं। जब हम रूबिक्स क्यूब को पहली बार सॉल्व करते हैं, तो हम इसे सीमित सोचते हुए एक ही तरीके से घुमाते हैं। लेकिन जब हमें कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन बताता है कि इसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करो, तब हम इसकी 2 साइड्स को भी सॉल्व कर देते हैं। लेकिन फिर इससे एक और स्टेप आगे की सोच में ही हम इसे पूरा सॉल्व कर पाते हैं। ऐसा ही चेस में भी होता है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड के साथ भी है कि इसे अभी तक हमने जितना जाना है उतना बहुत कम है। एक ऐसा तरीका होगा जिससे हम इसे पूरा जान पाएंगे, लेकिन ग्रंथों के अनुसार मानव मस्तिष्क ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एक सीमा है। जैसे हमारी आंखें कभी हवा को नहीं देख सकती, लेकिन पानी को देख सकती है। हो सकता है किसी जलीय जीव की आंखें पानी को ठीक उसी तरह समझती हो जिस तरह हम हवा को। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि जलीय जीव पानी को सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, क्योंकि वह उनकी सीमा हो। ठीक उसी तरह जिस तरह हम हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। दोस्तों, अगर हम ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड वाली थ्योरी को ग्रंथों से कंपेयर करें, तो उनमें भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। उनमें कहा गया है कि मनुष्य शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड है, जिसमें नाभि के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल तथा रसातल है, जो नाभि से शुरू होकर पैरों तक है, और नाभि के ऊपर भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक बताए गए
हैं, जो नाभि से शुरू होकर मस्तिष्क तक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड जैसा ही जटिल है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था तो स्पष्ट रूप से कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारी आंखें और बुद्धि मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकती। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, जिससे इस विराट स्वरूप को तुम थोड़ा सा देखकर थोड़ा सा ही समझ सकोगे। दोस्तों, जब अर्जुन ने वह विराट स्वरूप देखा तो उनका पूरा शरीर कांप गया था। वह हद से ज्यादा डर गए थे और सिर्फ भगवान का ही नाम ले रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने एक ही बार में खरबों प्रकाश वर्ष जितना बड़ा ब्रह्मांड देख लिया हो। इतना ज्यादा बड़ा रूप देखने के बाद भी अर्जुन बोले कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपका आदि, मध्य और अंत कहाँ है। मैं आपको पूरी तरह नहीं देख पा रहा हूँ और ना ही समझ पा रहा हूँ। हे प्रभु, आप अति विराट स्वरूप वाले कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आपके मुखों से लगातार लाखों ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं और लाखों आपके मुखों में समा रहे हैं। दोस्तों, 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई है, जिसमें मानव को ही श्रेष्ठ बताया गया है। हम कितना कुछ जानते हैं। हमने रोबोट्स, कंप्यूटर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, व्हीकल्स आदि कई चीजें बना ली है। स्पेस में भी बहुत आगे तक चले गए हैं। लेकिन अगर हम इन सब चीजों का ज्ञान किसी चींटी को दे तो उसका दिमाग इसे कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग और जीवन काल बहुत छोटे पड़ जाएंगे थोड़ा सा ही समझने में। ठीक इसी तरह अभी हम इस ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत कम विकसित हुए हैं। ये तो थी वो चीजें जो साइंस और धर्म ग्रंथों को कुछ हद तक समझने के बाद हमें समझ आती है। इसका पूरा उत्तर तो शायद ही हमें कभी मिल पाए कि आखिर यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि जो ग्रंथ इसके बारे में हमें इतना कुछ बताते हैं वो ही ये भी कहते हैं कि यह अनंत है। और दोस्तों, अनंत वाली थ्योरी को इस बात से भी बल मिलता है कि मानो अगर किसी तरह हम ब्रह्मांड के छोर पर पहुंच गए तो इसका अंत कैसे होगा। कहने का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स है, तो उनमें से कौन से एलिमेंट से बनी हुई चीज से इसका अंत होगा। उनमें से किसी भी एलिमेंट से बनी हुई चीज से प्रैक्टिकली इसका अंत संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि फिर उस अंत में स्थित वस्तु का भी तो कोई छोर होगा और फिर उसके आगे क्या होगा। इसी तरह से यह प्रक्रिया इनफाइनाइट तक चलती जाएगी कि एक के आगे रखी हुई हर एक वस्तु का कोई ना कोई छोर तो जरूर होगा। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा इसकी ही कल्पना कोई नहीं कर सकता, वहां तक पहुंचना तो दूर। अनंत ब्रह्मांड को समझने के लिए उन ग्रंथों में एक ही आसान बात बोली गई है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, और वो ये कि यह सारा अनंत ब्रह्मांड एक सिमुलेशन यानी कि माया है। उदाहरण के लिए, जब हम सोते समय कोई सपना देखते हैं जिसमें हम किसी जगह पर घूमने गए, कुछ अनजान लोगों के साथ वहां घूमे फिरे और बहुत मजे किए, लेकिन एकदम से आपकी नींद खुल गई और आप उस वर्चुअल दुनिया से बाहर आ गए। जागने के बाद आपने सोचा कि अरे ये तो एक सपना था और कुछ ही सेकंड्स में उसे भूल भी गए। ठीक इसी तरह हम अभी एक सिमुलेशन वाली दुनिया में हैं जो बिल्कुल सपने की तरह है। जब हम मरेंगे तब हम अपने असली रूप में होंगे और ज्ञानी व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं कैसी माया में पृथ्वी पर फालतू के काम कर रहा था। ठीक उसी तरह जिस तरह सपनों में होता है, और उस दुनिया को वह जल्दी से भूल जाएगा, क्योंकि वैसी दुनिया में तो वो अनगिनत बार पहले भी जा चुका है। वो अपने अनगिनत में से सिर्फ उसी जन्म को क्यों याद रखे। ठीक इसी तरह जिस तरह आपने आज तक अपने जीवन में लाखों सपने देखे होंगे, लेकिन आपको आज 1-2 या ज्यादा से ज्यादा 8-10 याद होंगे। याद कीजिए, क्या आपको याद है इससे ज्यादा? चाहे यह ब्रह्मांड अनंत हो, परंतु फिर भी हमारे साइंटिस्ट इस विशाल ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहेंगे। हम भले ही इसका अंत नहीं ढूंढ पाए, लेकिन दूसरी दुनियाओं को जरूर ढूंढ लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।